इस कहानी के बारे में शुरू से जानने के लिए पहले भाग को देखें। बदहवासी अर्चना ने रमेश को फ़ोन लगाया तो पता चला कि उसके भाई को भी कहीं और शिफ्ट करने की नौबत आ गई है। आप चिंता ना करो अर्चना जी, मैं अपने भाई को जिस अस्पताल में लेकर जा रहा हूँ, आपके पति को भी वहीं लेकर चलता हूँ। वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है और डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। रमेश ने उसे ढांढस बंधाया और फिर जल्दी ही शिफ्टिंग की सारी व्यवस्था कर दी। शाम में सब निपट गया तो रमेश का हाथ पकड़कर रूंधे गले से अर्चना इतना ही कह सकी, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, मैं नहीं होता तो कोई और होता। अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। ऐसा नहीं है रमेश जी, मैंने अपने दोस्तों, पड़ोसियों और परिचितों को सबको देख लिया। इस कठिन समय में कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं है, केवल आप हैं, जिसे 4-6 दिन पहले तक मैं जानती भी नहीं थी। आज ऐसा लगता है आपके बिना रह ही नहीं सकती। उसकी बात सुनकर रमेश ने एक अलग ही नज़र से अर्चना की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर चला गया। अर्चना के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगी कि रमेश का साथ इस परेशानी के समय में भी कितना सुकून दे जाता है। अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के भागदौड़ और परेशानियों के बीच भी कुछ पल तक वह केवल रमेश के बारे में सोचती रह गई। इस तरह 2-3 दिन और गुजर गए। अशोक की हालत काफ़ी गंभीर थी। फिर एक दिन सुबह सुबह अर्चना को सूचना मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। एक पल में अर्चना को लगा जैसे वो अधूरी रह गई, उसका सब कुछ छिन गया है। वहाँ रमेश ने जितना हो सका उसे धैर्य बंधाया। कोरोना की वजह से वो पति के शव को घर भी नहीं ले जा सकती थी। लॉकडाउन लगा हुआ था, घर वालों का आना भी कठिन था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि पति का अंतिम विदाई कैसे दे। इस वक्त भी रमेश ही उसके काम आया। मुश्किल की इस घड़ी में सबसे पहले उसने अर्चना को शांत कराया, फिर उसके पति को शमशान तक ले जाने का सही से इंतजाम कराया। अर्चना के साथ वह शमशान तक गया, फिर अर्चना को उसके घर छोड़ने आया। अर्चना लगातार रो रही थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। रमेश समझ रहा था कि उसकी तबीयत खराब है, वह अकेली है, सो अपने खाने पीने को लेकर लापरवाह रहेगी तो और तबीयत खराब होगी। तब रमेश ने हाथ पैर धोकर और कपड़े बदलकर उसकी रसोई में प्रवेश किया और सबसे पहले चाय बनाई। अर्चना के साथ खुद भी बैठकर उसने चाय पी। फिर अर्चना को नहाने भेजकर खुद दाल चावल बनाने लगा। अर्चना को खाना खिलाकर उसके लिए सब्जी, फल, दूध आदि का इंतजाम कर और सांत्वना देकर वह वापस लौट गया। 2-3 दिन बाद जब अर्चना थोड़ी सामान्य हुई और पति की मौत के सदमे से उबरी तो उसे रमेश की याद आई। रमेश उसके लिए अपनों से बढ़कर बन चुका था, मगर उसे पता नहीं था कि वह कहाँ रहता था, क्या जॉब करता है। बस एक फ़ोन नंबर था। उसने फ़ोन मिलाया तो नंबर बंद आ रहा था। अर्चना घबरा उठी। वह रमेश से संपर्क करना चाहती थी, मगर ऐसा हो न सका। 2-3 घंटे वो उसे फ़ोन लगाती रही, मगर फ़ोन नहीं लगा। अब उससे रहा नहीं गया। कुछ सोचकर वह उसी अस्पताल में पहुंची जहां उसके पति और रमेश का भाई एडमिट थे। वह रिसेप्शन एरिया में घूम घूम कर रमेश को खोजने लगी, क्योंकि अक्सर दोनों वहीं बैठे होते थे। फिर वह उसे खोजती हुई कैंटीन में भी गई। हर तरफ चक्कर लगा लिया, मगर रमेश कहीं नज़र नहीं आ रहा था। थक हार कर वह वापस रिसेप्शन में आकर बैठी। तभी उसे वह नर्स नज़र आई जिससे अस्पताल में अर्चना की जान पहचान हो गई थी। अर्चना के पति की देखभाल वही नर्स करती थी। अर्चना उसे अक्सर अम्मा कहकर पुकारा करती थी। नर्स ने रमेश को अर्चना की मदद करते हुए कई बार देखा था। अर्चना दौड़कर नर्स के पास गई। अर्चना को देखकर दुखी स्वर में नर्स ने कहा, सॉरी बेबी, तुम्हारे पति को हम बचा नहीं पाए। अर्चना ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, जो लिखा था वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं।
पर यह बताओ अम्मा, आपको रमेश याद है जो अक्सर मेरे साथ होता था? उसके भाई का इलाज भी चल रहा था। हाँ बेबी, उसके भाई की भी मृत्यु हो गई। वो खुद भी एडमिट है, उसे भी कोरोना है। और जानती हो बेबी, वह तेरे पति वाले बेड पर ही है, बेड नंबर 125। सच अम्मा, आप उसे पहचानती हो ना? हाँ बेबी, पहचानती हूँ। तेरी बहुत हेल्प करता था, पर अब उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं, अकेला है वो। मैं हूं ना अम्मा, अब उसके लिए किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं उसके अटेंडेंट के रूप में अपना नाम लिखवा देती हूँ। ठीक है बेबी, मैं बताती हूँ तुझे। इसके बाद अर्चना पूरे मन से रमेश की सेवा में लग गई। उसके लिए घर का खाना, फल, दवाएं वगैरह लेकर आना, उसकी हर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। डॉक्टर से उसकी तबीयत की हर वक्त जानकारी लेती रहती, हर काम पूरे उत्साह से करती थी। एक दिन अस्पताल के क्लर्क ने उसके आगे एक फॉर्म बढ़ाया। उसमें मरीज के साथ क्या संबंध है यह लिखकर साइन करना था। इस बीच रमेश की हालत बिगड़ी और उसे आईसीयू में ले जाने की जरूरत पड़ गई। अर्चना कुछ पलों के लिए सोचती रही कि वह क्या लिखे। फिर उसने उस खाली जगह पर पत्नी लिखकर साइन कर दिया। क्लर्क को कागज थमाकर खुद में ही मुस्कुरा उठी। 2-3 दिन आईसीयू में रहकर रमेश की हालत में सुधार शुरू हुआ और उसे कोविड वार्ड में वापस शिफ्ट कर दिया गया। 7-8 दिनों तक लगातार सुधार होने और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इतने दिनों तक अर्चना ने भी अपना खाना पीना और नींद भूलकर दिन रात रमेश की सेवा की थी। डिस्चार्ज वाले दिन वो बहुत खुश थी। उसने सीधा अपने घर के लिए कैब बुक किया और रमेश को अपने घर ले आई। रमेश ने टोका तो अर्चना ने थोड़े शरारती अंदाज में जवाब दिया, मैंने फॉर्म में एक जगह यह लिखकर साइन किया है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और इसलिए अब मेरा और तुम्हारा घर अलग अलग नहीं बल्कि एक ही होगा। मगर अर्चना, लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है रमेश, जब मुझे जरूरत थी तो क्या लोग मेरी मदद के लिए आगे आए थे? नहीं ना, उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया, अब मेरी बारी है, इसमें गलत क्या है? तुम थोड़े ठीक हो जाओ, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। अर्चना ने अपना फैसला सुना दिया। करीब 10 दिन अर्चना ने जी भरकर रमेश का ख्याल रखा। हर तरह से उसकी सेहत पहले की तरह बनाने और खुश रखने की प्रयास करती रही। अर्चना एक संयुक्त परिवार से संबंध रखती थी। ससुराल में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। यह घर भी पति के बाद उसके नाम हो चुका था। पति ने उसके लिए काफी संपत्ति और गहने भी छोड़े थे। बस एक हमसफर की कमी थी जिसे रमेश पूरा कर सकता था। उस दिन शाम में अर्चना ने रमेश के हाथ को थामकर कहा, जो बात मैंने अनजाने में ही उस फॉर्म में लिखा, क्या उसे हम हकीकत का रूप नहीं दे सकते? क्या मैं तुम्हें हमदर्द के साथ साथ एक हमसफर के रूप में स्वीकार हूँ? मुझे लगता है अर्चना कि अब यह बात कहना फजूल है। मतलब यह कि तुम ऑलरेडी मेरी हमदर्द और हमसफर बन चुकी हो। हम हमेशा साथ रहेंगे, तुमसे बढ़कर कोई और मेरा ख्याल नहीं रख सकता। कहकर रमेश ने अर्चना को गले से लगा लिया। फिर दोनों ने शादी कर ली और दोनों की जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी।